नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 9 नवंबर 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों को आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो भी संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के समाचार विश्लेषण को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में हमारा जो 71वां सत्र है उसका संचालन आज किया जाएगा रात्रि 8 से 9 के बीच में। आप सभी अभ्यर्थी इसमें भाग लें और बीते सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो घटनाएं हैं उनकी विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करें। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विषय को हम देखते हैं। नो कॉन्सेंसस इज डिरेलिंग काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। यह आलेख प्रश्न संख्या 6 पर है और इसे सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से हम जोड़ सकते हैं। प्रमुख रूप से आलेख में यह कहा गया है कि अगर हम वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को एक तरह से समाप्त करना चाहते हैं या उसकी समाप्ति के लिए जो भी हम प्रयास कर रहे हैं अगर उनकी सफलता को हम निश्चित करना चाहते हैं तो प्रमुख रूप से ये कहा जा रहा है कि हमें आम सहमति की जो स्थिति है वो एक तरह से बनानी पड़ेगी और जब तक आम सहमति नहीं होगी हम जो भी आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही है उसमें वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो किस रूप में आम सहमति एक तरह से नहीं बन पा रही है, कौन कौन से कारण हैं, उसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो आलेख में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। अगर हम आतंकवाद के समाप्त करने की वैश्विक स्तर पर पहल की बात करें तो भारत हमेशा इसमें सबसे आगे रहा है। कारण ये है कि सीमा पर आतंकवाद से भारत बड़े पैमाने पर प्रभावित रहा है और इसीलिए हमेशा आतंकवाद के किसी भी रूप में भारत एक तरह से उसका विरोध करता है। तो इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारत के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है और इसमें आम सहमति बनाने के लिए उसके द्वारा जो राजनयिक प्रयास हैं यानी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट हैं वो भी किए जाते हैं। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो पिछले महीने ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी जो आतंकवाद विरोधी समिति है यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को एक तरह से समाप्त करने की स्थितियों को बढ़ाने के लिए यह प्रमुख रूप से एक समिति काम करती है। और इसके विशेष सत्र की अगर हम बात करें तो पिछले महीने भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बात करते हैं तो मुंबई और नई दिल्ली में इसका एक तरह से आयोजन किया गया और यहाँ पर एक तरह से ध्यान ये दिया गया कि वर्तमान समय में नई तरह की जो प्रौद्योगिकियाँ उभर रही हैं जो आतंकवाद में उपयोग की जा सकती हैं उनके खिलाफ एक तरह से हमें काम करने की आवश्यकता है। नो मनी फॉर टेरर अगर हम सम्मेलन की बात करें तो इसका तीसरा संस्करण भारत में आयोजित हो रहा है, लेकिन इसका जो पहला संस्करण है वो 2018 में प्रमुख रूप से आयोजित हो चुका है पेरिस में। तो इस पेरिस सम्मेलन के माध्यम से आतंकवाद को वित्तीय पोषण जो मिल रहा है उसको रोकने के लिए प्रयास बढ़ाने की कोशिश की गई थी और अलग अलग देशों ने इसमें एक तरह से अपना सहयोग दिया था। 2019 में इसका दूसरा सम्मेलन अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबोर्न में इसको आयोजित किया गया था और उसी समय यह डिसाइड किया गया था कि इसका जो तीसरा सम्मेलन है वो 2020 में भारत में होगा, लेकिन कोविड के कारण आप देखें ये एक तरह से टलता रहा। अगर हम इस सम्मेलन की बात करें तो 150 देशों की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती हैं उनके द्वारा मिलकर एक तरह से इसका आयोजन किया जाता है। तो वित्तीय आधार पर जो भी अलग अलग देशों में गुप्तचर का काम करने वाली संस्थाएं हैं उनके द्वारा प्रमुख रूप से मिलकर ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो इसके माध्यम से भी आप देखें आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के प्रयास किए जाते हैं। इसी दिसंबर माह में अगर हम देखें 2022 में तो भारत सुरक्षा परिषद में अपने 2 साल के कार्यकाल की समाप्त होने से पहले अंतिम बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इसी अध्यक्षता के दौरान आप देखें भारत के द्वारा वैश्विक स्तर पर काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर को एक तरह से ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार की ब्रीफिंग की जाएगी। तो ये तीनों अगर हम मौके देखें तो भारत के द्वारा राजनयिक रूप में एक प्रयास किए जा रहे हैं जिसके आधार पर हम आतंकवाद की स्थितियों को कमजोर करना चाहते हैं वैश्विक स्तर पर। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से खास तौर से अगर हम कोविड-19 के बाद की स्थितियों में देखें और वर्तमान में जो वैश्विक एक आर्थिक मंदी दिख रही है या यूरोप में जो रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, इन सभी के अगर हम प्रकाश में देखें तो आतंकवाद को लेकर जो वैश्विक एक लड़ाई है वो थोड़ा पीछे छूट रही है। तो इसीलिए आलेख में ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में आतंकवाद को लेकर स्थितियां जो पीछे छूट रही हैं उनमें आगे बढ़ने का तरीका यही है कि अलग अलग देशों के द्वारा आम सहमति के माध्यम से जो भी एक तरह से चुनौती है आतंकवाद की उसका सामना करने का प्रयास किया जाए। लेकिन आम सहमति की जो स्थिति है वो अलग अलग देशों के बीच में नहीं बनती है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जो अलग अलग देशों के बीच में आतंकवाद को रोकने के लिए जो सहयोग है उसको होने से रोकते हैं? वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो आतंकवाद को चुनौती के रूप में स्वीकार करने की जो प्रक्रिया है वो 9/11 की जो आतंकवादी घटना अमेरिका में हुई उसके बाद प्रमुख रूप से हुआ और इसे एक तरह से आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध की बात की गई यानी ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर।
तो ये जो एक तरह से वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ एक कार्रवाई करने की जो बात की गई थी, ये 9/11 के हमले के बाद, 9/11 की जो अमेरिका में आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद अगर हम देखें तो यूएसए के द्वारा प्रमुख रूप से अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर हमले किए गए, लंबे समय तक वहां पर सेना रखी गई। और अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखें तो पिछले वर्ष ही उन्होंने तालिबान के साथ एक तरह से समझौता कर लिया और अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुला लिया। यानी जिस देश को आप एक तरह से मान रहे थे कि आतंकवाद की स्थितियों के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी है और तालिबान को उसके लिए आप काफ़ी हद तक एक संगठन के रूप में उत्तरदायी ठहरा रहे थे, आपने उसी के साथ समझौता कर लिया। तो ये स्थिति दिखाती है कि आतंकवाद की स्थिति को हल करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका उतना एक तरह से यहाँ पर मजबूत नहीं दिखता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो लड़ाई है उसको कमजोर करती है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा तालिबान के साथ जो समझौता पिछले वर्ष किया गया उसके आधार पर तालिबान को एक तरह से वैधता प्राप्त हो गई। इसने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरोध की जो स्थितियां उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया। अगर हम अफगानिस्तान में देखें तो तालिबान के नियंत्रण के बाद आप देखें वहां पर चाहे महिलाओं के अधिकारों की बात करें या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करें, बड़े पैमाने पर उसका हनन होता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर अधिकांश देशों ने तालिबान का जो भी एक तरह से कार्य अफगानिस्तान में हो रहा है उसकी एक तरह से बात को लगभग अनसुना सा कर दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि दूसरे देशों की समस्याओं को निपटाने में अब वो ज़्यादा एक तरह से समय व्यय नहीं करेंगे। और ये स्थिति आतंकवाद को एक तरह से ध्वस्त करने का जो हमारी एक वैश्विक पहल है उसके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें तो भारत के लिए भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एक पहल को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं सहयोग एक तरह से कम दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश तालिबान से अगर सहयोग करते हैं तो अफगानिस्तान आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक कह सकते हैं मजबूत स्थल हमेशा बना रहेगा। और ये हमारे लिए एक तरह से अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसी जगह का उपयोग करके हमारा पड़ोसी देश भारत में सीमावर्ती आतंकवाद की स्थितियां बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि वैश्विक स्तर पर जैसे अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कुछ प्रस्ताव देखें, जैसे रिजोल्यूशन अगर हम बात करते हैं 1267 या 1373, इनके माध्यम से आतंकवाद को रोकने की स्थितियां बनती हैं, लेकिन ये पुराने हो चुके हैं और बहुत एक तरह से प्रभावी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर हराने के लिए आम सहमति की जब हम बात करते हैं, दूसरी प्रमुख चुनौती ये है कि आतंकवाद की परिभाषा को लेकर एक तरह से आम सहमति नहीं है। अलग अलग तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनको कुछ देशों के द्वारा आतंकवादी घटना माना जाता है, कुछ के द्वारा नहीं माना जाता है। जैसे अगर हम दो घटनाओं की बात करें, अगर हम पूर्व में देखें तो यमन में जो विद्रोही हैं, अगर उनकी बात करते हैं हाउथी विद्रोही, तो हाउथी विद्रोहियों के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब वहाँ के जो तेल के कह सकते भंडार थे उनके ऊपर ड्रोन से हमला किया गया। उन हमलों को वैश्विक स्तर पर आतंकवादी हमले माना गया। लेकिन इसी तरह से अगर हम देखें तो वर्तमान रूस यूक्रेन के विवाद में रूस का ऐसा एक दावा है कि यूके की मदद से यूक्रेन के द्वारा उसके सेवस्तोपोल बंदरगाह पर हमला किया गया ड्रोन से, लेकिन इसको पश्चिमी देशों के द्वारा आतंकवादी घटना नहीं माना गया। और यहाँ पर जिस सेवस्तोपोल बंदरगाह पर एक तरह से हमला किया गया उसका उपयोग करके प्रमुख रूप से आप देखें अनाज को एक तरह से लाने ले जाने का काम किया जा रहा था, यानी उसका सैन्य रूप में उपयोग नहीं हो रहा था। तो दो अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन क्योंकि दोहरा मानदंड है इसीलिए आतंकवादी घटना एक को माना जा रहा है, दूसरे को नहीं माना जा रहा है। एक दूसरे यहाँ पर अगर हम उदाहरण को देखें तो यूक्रेन के वर्तमान युद्ध में रूस के द्वारा अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सेना कमांडो कोर के जो लड़ाके हैं उनको शामिल किया जा रहा है और माना जा रहा है कि वो यूक्रेन के खिलाफ जब उपयोग किए जाएंगे तो एक तरह से वो आतंकवादी घटनाएं कहीं ना कहीं संचालित करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो राष्ट्रीय सेना के जो कमांडो कोर के लोग हैं, जब ये एक तरह से तालिबान के आतंकवादियों से लड़ते थे तब तो एक तरह से आप कह सकते हैं उनको हम कमांडो मानते थे, लेकिन अगर अब उनके द्वारा यूक्रेन में आतंकवादी घटनाएं की जाती हैं तो क्या उनको आतंकवादी नहीं माना जाएगा? तो एक तरफ आप देखें कि एक स्थिति में उनको हम आतंकवादी मान रहे हैं, दूसरी स्थिति में नहीं मान रहे हैं। ये जो दोहरा मानदंड है इसके माध्यम से भी आप देखें वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को रोकने के लिए जो आम सहमति है वो नहीं बन पाती है। आतंकवाद की परिभाषा को लेकर जो आम सहमति नहीं है उसी का कारण ये है कि अलग अलग प्रकार के जो प्रस्ताव होते हैं जो आतंकवाद के विरोध में संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए जाते हैं उसको कभी रूस के द्वारा, कभी चीन के द्वारा या कभी पश्चिमी देशों के द्वारा एक तरह से वीटो कर दिया जाता है। तो ये घटनाएं एक तरह से दिखाती हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर एक मत की स्थिति नहीं है। एक तीसरी चुनौती प्रमुख रूप से ये है कि अगर वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह का एक कन्वेंशन हस्ताक्षर कर दिया जाए जिसके माध्यम से अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है उसका सामना करने के प्रयास किए जाएं तो शायद आतंकवाद को समाप्त करना ज़्यादा आसान है। और इसको लेकर अगर हम देखें तो भारत का 1996 का एक प्रस्ताव है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म।
तो ये जो CCIT है यानी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन, इसके संदर्भ में भारत का 1996 का प्रस्ताव अभी तक एक तरह से पारित नहीं हुआ है। कारण आतंकवाद की परिभाषा क्या होगी, मानवाधिकार के संदर्भ में मुद्दे क्या होंगे, और आप देखें कहीं कहीं आतंकवादी घटना जो करने वाले व्यक्ति हैं उनको स्वतंत्रता सेनानी एक तरह से माना जाता है। तो ये स्थितियां परिभाषा को लेकर भी हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी है। तो इस तरह की जब आपस में आम सहमति नहीं बनती है तो आप ऐसा कोई भी कन्वेंशन हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जिसमें वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के सामना करने की स्थितियां बनती हों। भारत ने 2016 में 1996 का यह जो मसौदा था इसमें कई परिवर्तन भी किए हैं, उसके बाद भी देशों के द्वारा इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है और अभी तक इस तरह का कोई वैश्विक कन्वेंशन पारित नहीं हुआ है। चौथी एक प्रमुख यहाँ पर चुनौती मानी जा रही है कि वैश्विक स्तर पर सभी इस बात को मानते हैं कि नई तरह की प्रौद्योगिकी आतंकवादियों को नए साधन दे रही है और वो आसानी से एक तरह से अलग अलग तरह के जो उपाय हैं उनका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में कर सकते हैं, लेकिन आपस में सहमति न होने से हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम ड्रोन की बात करें तो इनके माध्यम से फंड, ड्रग्स, हथियार, गोला बारूद और यहाँ तक कि आप देखें विस्फोटक जो उपकरण हैं उनको अलग अलग जगह पहुँचाने के प्रमाण मिलते हैं। इसी के साथ साथ कोविड-19 की जो महामारी है उसने भी ये संकेत दिया है कि अलग अलग प्रकार के जो वायरस हैं उनको उत्परिवर्तन के द्वारा या उनमें परिवर्तन करके उनका एक तरह से जैविक युद्ध के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यानी बायो वॉरफेयर में उनका एक उपयोग हो सकता है। तो जैव युद्ध की जो स्थितियाँ हैं वो एक तरह से खतरे के रूप में तेजी से आगे बढ़ी हैं और आतंकवादी इसका उपयोग कर सकते हैं। और माना जा रहा है कि प्रमुख रूप से गेन ऑफ फंक्शन, देखिए गेन ऑफ फंक्शन का मतलब ये होता है, ये एक तरह का अनुसंधान का तंत्र होता है जिसमें आप देखें आनुवंशिक रूप से जीव को इस तरह से बदल दिया जाता है कि उसमें जैविक कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी भी जीव में ऐसा परिवर्तन किया जाए कि उसके माध्यम से रोग फैलाने की उसकी क्षमता बढ़ जाए, तो इसको हम गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह की जो तकनीक है उसका उपयोग करके आप देखें आप जैव युद्ध जैसी स्थितियां यानी बायो वॉरफेयर जैसी स्थितियां आगे बढ़ा सकते हैं। एक लक्षित आबादी को टारगेट करते हुए किसी भी तरह के वायरस को आप भेजकर आप बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकते हैं। साथ साथ अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें, रोबोटिक सैनिकों की बात करें, बिना अपनी पहचान को एक तरह से बताए हुए आप इस तरह के हथियारों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं कर सकते हैं। बिटकॉइन या अन्य प्रकार की क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, इनका उपयोग प्रमुख रूप से आतंकवादी घटनाओं में वित्तीय पोषण के लिए उपयोग किया जा रहा है और आसानी से इनके बारे में पहचान की जा सके, लोगों को पकड़ा जा सके, वो संभव नहीं है। तो यह भी नई तकनीक है जो आतंकवाद को बढ़ाने में मदद कर रही है। साथ साथ देखें आतंकियों के द्वारा सोशल मीडिया, डार्क वेब और यहाँ तक कि अलग अलग जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उनका उपयोग भी आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये नवीन तकनीक के आधार पर जो चुनौतियां उभर रही हैं उनका सामना करने के लिए आम सहमति की यहाँ पर आवश्यकता है। अगली प्रमुख रूप से चुनौती एक तरह से नई तकनीक के साथ जुड़ी हुई है कि जो भी नई उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं उनके उपयोग के संदर्भ में जो भी नियम है वो एक तरह से वैश्विक स्तर पर सहमति के माध्यम से बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जो भी संगठन आतंकवादी समूह के रूप में नामित हैं या अलग अलग देशों के द्वारा जिनके द्वारा आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है उनके द्वारा इन नई तकनीक का जो उपयोग है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया पर ऐसे आरोप लगते हैं कि वहाँ पर सरकारी तंत्र का जो उपयोग है वो सीमा पार आतंकवाद में जैसे ड्रोन हमले करने के लिए या साइबर युद्ध करने के लिए एक तरह से किया जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो यमन, सीरिया, अफगानिस्तान और सोमालिया में अगर हम नाटो की बात करें तो नाटो देशों के द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ड्रोन हमले किए गए और उनमें हम देखें तो नागरिकों की मृत्यु भी हुई। तो ड्रोन हमले आपने करे, एक जगह आपका जो ड्रोन हमला है वो यहाँ पर सही माना जा रहा है, लेकिन दूसरी जगह जो ड्रोन हमला हो रहा है उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात एक तरह से सामने आती है जो हमने पहले भी चर्चा करी कि परिभाषा को लेकर सहमति बनानी पड़ेगी, तभी नई तकनीक के उपयोग पर भी हम सहमति बना सकते हैं। जैसे चीन पर आरोप लगते हैं कि उनकी सरकार के द्वारा साइबर युद्ध अपने हैकर्स के माध्यम से संचालित लगातार किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक ग्रिड की बात करते हैं या जो भी एक तरह से एलपीजी सप्लाई करने की पाइपलाइन है उनमें बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं इस तरह के साइबर हमले के माध्यम से। तो यह भी एक तरह से आतंकवादी घटनाएं हैं, लेकिन एक देश के द्वारा वित्त पोषित की जा रही हैं। तो उसका सामना तभी हो सकता है जब वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ कोई कन्वेंशन हो और सभी देश एक परिभाषा बनाकर इसका सामना करने का प्रयास करें। भविष्य के लिए अगर हम देखें तो स्थितियां हमारे लिए खतरनाक होती जा रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में आतंकवादी घटनाएं और घातक होंगी और आतंकवादी घटनाओं को करने के लिए कम से कम लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे। और जैसे क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का उपयोग किया जा रहा है तो बिना अपनी पहचान को बताए हुए
आतंकवाद का वित्त पोषण भी आसानी से संभव हो पा रहा है। तो इन स्थितियों का सामना करने के लिए हमें एक तरह से आम सहमति होने की आवश्यकता है वैश्विक स्तर पर, और जब तक ये आम सहमति वैश्विक स्तर पर नहीं आएगी, हम आतंकवादी हमलों को एक तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं या पूर्ण रूप में इनका निराकरण नहीं कर सकते हैं। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं, शुड द एज ऑफ कंसेंट बी चेंज फॉर एडोलसेंट्स। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो किशोरों के संदर्भ में अगर हम देखें कि जो भी यौन संबंध के संदर्भ में प्रमुख रूप से आयु की जो सीमा है उसको किस रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए, उसके अलग अलग पक्षों के बारे में आलेख में चर्चा की गई है। ये आलेख अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 8 पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में इसे हम राज्य व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। प्रमुख रूप से इस आलेख के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट का ये जो निर्णय है उसी को आधार बनाकर प्रमुख रूप से आलेख में चर्चा की गई है। यहाँ पर अगर हम निर्णय की बात करें वर्तमान में, तो इसी 4 नवंबर को कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच है धारवाड़ में, वहाँ पर एक निर्णय आया है। और वहाँ पर अगर हम देखें तो एक मामले में जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 है, यानी अगर हम पोक्सो एक्ट की बात करें तो उसके आधार पर जो प्रावधान थे वो एक तरह से आरोप में रद्द कर दिए गए। और यहाँ पर प्रमुख रूप से जो हमारा विधि आयोग है उससे ये कहा गया कि जो भी एक तरह से यौन संबंधों के संदर्भ में आयु सीमा की स्थिति है उसमें एक तरह से परिवर्तन करना चाहिए। और इसी आधार पर आप देखें तो आयु सीमा को लेकर एक तरह से जो सहमति की स्थिति है कि कौन सी आयु सीमा आपस में एक यौन संबंधों के लिए एक सहमति की सीमा हो सकती है, उसको लेकर एक तरह से विवाद की स्थितियां फिर से आगे बढ़ी हैं। प्रमुख रूप से अगर हम पोक्सो एक्ट की बात करें जिसके संदर्भ में प्रावधानों को कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच ने रद्द किया है, तो पोक्सो अधिनियम 2012 का या आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के अलग अलग प्रावधानों की अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर अगर किसी भी तरह का यौन एक तरह से उत्पीड़न करने का प्रयास करता है तो यहाँ पर आप देखें कि कम से कम 7 साल के एक तरह से कारावास की स्थिति बनती है, और यह बढ़ाई भी जा सकती है जो आजीवन कारावास तक, और साथ साथ जुर्माने की स्थिति भी हो सकती है। पोक्सो अधिनियम के अनुसार अगर हम देखें, अगर हम 16 वर्ष की एक लड़की की बात करते हैं तो उसको भी यहाँ पर एक बच्चे के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें अगर लड़की 16 वर्ष की है तो उसकी सहमति मायने नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का ये यौन संबंध है वो बलात्कार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और इसके लिए कड़ी सजा हो सकती है। तो ये जो प्रावधान एक तरह से है, तो यहाँ पर कई न्यायालय के इस तरह के आदेश आए हैं जहाँ पर अदालत के द्वारा बलात्कार या अपहरण की जो आपराधिक कार्रवाई है उसको यह मानते हुए रद्द किया गया है कि इस कानून का दुरुपयोग किया गया है। या इसका एक दूसरा पक्ष भी होना चाहिए कि अगर 18 वर्ष से कम आयु सीमा है तो 16, 17, 17.5 की जो एक तरह से उम्र है वहाँ पर सहमति की जो स्थिति है वो दिखती है। अलग अलग कोर्ट के जो निर्णय आए हैं जहाँ पर 18 वर्ष की एक जो सीमा रखी गई है आयु की उसको कम करने की बात कही गई है। और इसी प्रक्रिया में आप देखें तो यहाँ पर ये कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच का निर्णय आया है। ऐसी कोई स्थिति बनती है जहाँ पर परिवार की सहमति के बिना कोई भी किशोर और किशोरी मिलकर एक तरह से विवाह की स्थिति में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखा यह गया है कि आईपीसी की धारा 366 का उपयोग किया जाता है, जिसमें किसी भी कह सकते हैं लड़की को एक तरह से अपहरण करने और जबरन उससे विवाह करने या जबरन एक तरह से यौन संबंध जैसी स्थितियां बनती हैं, तो उस आधार पर उस पर कहीं ना कहीं मुकदमा चलता है। साथ साथ अगर हम पोक्सो अधिनियम की धारा 6 की बात करें या बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 की बात करें, इनके अंतर्गत मामले एक तरह से बनाए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखें तो यहाँ पर 2 व्यक्ति जो अपनी सहमति से एक तरह से घर से अलग हुए थे उनको कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया में लाया जाता है। तो यहाँ पर एक तरह से माना यह जा रहा है अलग अलग न्यायालय के निर्णय में कि जो भी कानून एक तरह से सहमति के संदर्भ में है, अगर हम यौन संबंधों की बात करें तो उनको लेकर स्थितियों में जो आयु सीमा है उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका कुछ गलत उपयोग देखा जा रहा है। यहाँ पर कानून के दुरुपयोग की अगर हम बात करें तो वर्तमान हमने जो कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय की बात करी वो कहीं ना कहीं इसी बात को बताता है। साथ साथ जो भी एक तरह से माता पिता 2 किशोरों के बीच में संबंध को लेकर अगर स्वीकार्य स्थिति में नहीं है तो उन संबंधों को विफल करने के लिए आप देखें अलग अलग कानूनी जो भी एक तरह से स्थितियां होती हैं उनका लाभ उठाते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें 2019 में पार्टनर्स फॉर लॉ एंड डेवलपमेंट द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, और रिपोर्ट अगर हम देखें तो वाई गर्ल्स रन अवे टू मैरिज, एडोलसेंट रियलिटीज एंड सोशल लीगल रेस्पॉन्स इन इंडिया, इसमें प्रमुख रूप से कहा यह गया कि यौन संबंधों को अपराध से मुक्त करने के लिए सहमति की उम्र को शादी की उम्र से कम होने की बात को एक तरह से बोला गया। तो इस रिपोर्ट में प्रमुख रूप से 2019 में यह कहा गया कि यौन संबंधों के लिए जो एक तरह से उम्र की सहमति की सीमा है और विवाह करने के लिए उम्र की जो सीमा है उसमें अंतर होना चाहिए। तो इस तरह की जो बात है वो 2019 में भी एक तरह से प्रकाश में आ चुकी है, इस पर लेकर एक बहस चल रही है। उसी प्रकाश में आप देखें तो ये आलेख और ज़्यादा एक तरह से चर्चा को आगे बढ़ा रहा है।
कानून के दुरुपयोग की स्थितियां अगर आप देखें तो प्रमुख रूप से माता पिता के द्वारा अपनी जो राय है वो एक तरह से लागू करने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो भी एक तरह से किशोर या किशोरी है उसकी जो राय है वो प्रमुख रूप से मायने नहीं रखती है, क्योंकि अगर आप एक निश्चित आयु से कम के हैं तो आप एक तरह से कानूनी प्रक्रिया में फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कानूनी जो पक्ष है उनका उपयोग करके लोगों के द्वारा स्वतंत्र रूप में किससे विवाह करना है या नहीं करना है, इस तरह के जो निर्णय है वो निर्णय लेने की स्थितियां नहीं बनती हैं। यह कानून का एक तरह से दुरुपयोग माना जाता है। इसी तरह के एक निर्णय की और बात करें तो 2021 में विजयलक्ष्मी बनाम राज्य प्रतिनिधि के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने पोक्सो मामले को एक तरह से अलग कर दिया कि पोक्सो अधिनियम की जो धारा 2D है उसके तहत जो बच्चों की परिभाषा है उसमें परिवर्तन होना चाहिए और वो 18 के बजाय 16 एक तरह से होनी चाहिए। इस तरह का कह सकते हैं यहाँ पर कोर्ट की तरफ से बात कही गई। यहाँ पर अदालत ने यह भी सुझाव दिया था कि अगर सहमति के आधार पर यौन संबंध बनने की स्थिति बनती है तो यहाँ पर किशोर और किशोरी के बीच में उम्र का जो अंतर है वो 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहकर कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि प्रमुख रूप से कि किसी भी लड़की को एक अधिक उम्र वाला जो व्यक्ति है वो प्रभाव न डाल पाए, क्योंकि उम्र का अंतर 5 वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता है। तो इस तरह के कुछ सुझाव एक तरह से आप देखें पहले के निर्णय में आ चुके हैं। सरकार के द्वारा आगे चलकर इस तरह के निर्णय किए जा सकते हैं कि यौन संबंधों को लेकर सहमति की जो आयु सीमा है और विवाह को लेकर जो आयु सीमा है उसमें क्या आपस में कुछ अंतर लाया जा सकता है। इस पर प्रमुख रूप से विचार करने की स्थिति यहाँ पर बनती है। आगे प्रमुख रूप से क्या करने की आवश्यकता है तो प्रमुख रूप से किशोरों को पोक्सो अधिनियम के अलग अलग जो प्रावधान है या अगर हम भारतीय दंड संहिता के अलग अलग प्रावधान की बात करें तो उससे अवगत कराने की आवश्यकता है, जिससे कि गलत उपयोग करके उनके फंसने की स्थितियां एक तरह से कम हो पाएं। इसी के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सहमति के आधार पर यौन संबंध के लिए जो आयु सीमा की स्थिति है और जो एक तरह से विवाह की स्थिति है उसका जो अंतर है वो एक तरह से स्पष्ट हो पाए। लेकिन अगर हम संसदीय समिति बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 की बात करें तो उसके द्वारा विचार किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए शादी की जो न्यूनतम आयु है उसको 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आप देखें कि जो उम्र को कम करने के अलग अलग कोर्ट की तरफ से सुझाव दिए गए हैं कि 18 से घटाकर 16 किया जाए, वो स्थिति करना उतना आसान नहीं होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इस तरह से उम्र को बढ़ाने की बात करते हैं विवाह को लेकर तो कहीं ना कहीं पारिवारिक और जो सामाजिक दबाव है वो एक तरह से किशोरियों पर बढ़ेंगे और ये स्थितियां उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे। जब भी किसी भी तरह के सुधार किए जाते हैं, चाहे हम सहमति के आधार पर यौन संबंधों को लेकर आयु सीमा की बात करें या विवाह के लिए शादी की जो न्यूनतम आयु है उसकी स्थिति की बात करें, वहां पर महिलाओं की सामाजिक और एक तरह से पारिवारिक जो स्थितियां हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं और यह प्रमुख रूप से अग्निपथ योजना के संदर्भ में अलग अलग जो पक्ष हैं उसको यहाँ पर एक तरह से चर्चा किया गया है। इस आलेख को पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखा गया है। अगर हम अग्निपथ योजना की बात करें तो प्रमुख रूप से इसमें सरकार ने 50,000 सैनिकों की भर्ती की बात की थी वार्षिक स्तर पर, जिनको अग्निवीर का नाम दिया गया था और यह कहा गया था कि ये 4 वर्ष में एक तरह से सेना की जो नौकरी है वो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर यह भी प्रस्ताव था कि जो 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी इनमें से 25% को स्थायी रूप में एक कह सकते हैं सेना में एक परमानेंट कैडर के रूप में शामिल किया जाएगा, यानी आगामी आने वाले जो 15 वर्ष हैं वो वहाँ पर 15 वर्षों तक स्थायी रूप में अपनी सेवाएं दे सकते थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 75% को 4 वर्ष के लिए नौकरी और 25% को आने वाले 15 वर्षों के लिए स्थायी रूप में सेना की नौकरियां दी जा रही थी। तो इस योजना के माध्यम से अगर हम सकारात्मक सुधार की बात करें तो पहला प्रमुख सुधार ये है कि जो भी प्रशिक्षण की एक तरह से समय सीमा होती है उसको लेकर थोड़ा अंतर किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम अलग अलग देशों में सेनाओं के प्रशिक्षण की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर सैनिकों को 6 से 8 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और भारत में यही प्रशिक्षण अगर हम देखें तो 1 वर्ष का है। तो यहाँ पर अगर हम प्रमुख रूप से देखें, जो भी सैनिक है जब युद्ध की स्थितियों में वास्तविक रूप में पहुंचता है तब वहां पर शायद वो ज्यादा बेहतर रूप में एक तरह से स्थितियों को समझता है। ट्रेनिंग के समय को कुछ एक तरह से कम करके अगर हमने अग्निपथ योजना को आगे बढ़ाया था तो ये स्थिति एक तरह से सही है। इसका कारण ये है कि वर्तमान में जो भी सेना में प्रशिक्षण के लिए पहुंच रहे हैं व्यक्ति वो ज्यादा सक्षम है अगर हम पहले की तुलना करके देखें, क्योंकि आप देखें नई नई तकनीक की बात करें, स्मार्टफोन की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, इस तरह के जितने भी तकनीकी बिंदु हैं वर्तमान में जो भी सेना में भर्ती हो रहे हैं उनको काफी हद तक पता है। तो जो भी एक तरह से शिक्षा का स्तर है या तकनीकी ज्ञान का स्तर है वो वर्तमान एक तरह से युवाओं में ज्यादा बेहतर है। तो ट्रेनिंग का जो समय 1 साल है वो घटाया जा सकता है और माना जा रहा है कि इससे जो भी गुणवत्ता है सैनिकों की उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतिम रूप में सेना में ये माना जाता है
कि अगर आप सैनिकों से बेहतर परिणाम लेना चाहते हैं तो जो भी ऑफिसर है, जो उनको कमांड कर रहे हैं, यानी जो नेतृत्व है, वो ज़्यादा एक तरह से उत्तरदायी कारक होता है। तो इस रूप में ट्रेनिंग के समय को कहीं ना कहीं कम करने की स्थितियां बनती हैं। साथ साथ 4 वर्ष के बाद अगर एक तरह से अग्निवीरों को सेना से हटाया जाता है तो अन्य संस्थान उनको शामिल करने के लिए तैयार है। इसमें हम गृह मंत्रालय की बात करें, कुछ राज्यों के द्वारा भी ऐसी बात कही गई है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें, कहीं ना कहीं अग्निवीरों का अन्य रूप में जो उपयोग है वो देश की अर्थव्यवस्था में हो पाएगा। हम ध्यान रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है कहती है कि भारत की आबादी में दुनिया में सबसे एक तरह से कम उम्र के लोगों की स्थितियां हैं, यानी हमारे पास एक तरह से जनसांख्यिकी लाभांश है। और जनसांख्यिकी लाभांश हमको तभी मिल सकता है जब हमारी युवा आबादी अनुशासित हो और राष्ट्रवादी एक तरह से उत्साह से ओतप्रोत हो। तो अगर हम अग्निवीरों की बात करते हैं तो अनुशासन और राष्ट्रवाद की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उनमें मजबूत है। तो माना जा रहा है कि अग्निपथ योजना में अगर हम एक अंतर्निहित दर्शन देखें तो वह कहीं ना कहीं राष्ट्र, सशस्त्र बल और व्यक्ति के लिए लाभकारी स्थितियां एक तरह से लाना। तो अगर आप सेना में 15 साल के लिए स्थायी रूप में नियुक्त होते हैं तो कहीं ना कहीं देश और सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं आप देते हैं, लेकिन 4 साल के बाद अगर आप हटते हैं तो आपका जो एक अनुशासित व्यक्तित्व है वो देश के लिए ज़्यादा आर्थिक रूप में लाभकारी हो पाएगा। इस रूप में हम कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना के जो लाभ हैं वो हमें बेहतर रूप में अभी दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा हम इसकी वास्तविक स्थितियों के बारे में और सही अनुमान लगा पाएंगे। आज के अपने अगले आलेख को देखते हैं और यह प्रमुख रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप में लगभग 6 लाख पेड़ों को गिराकर एक जो परियोजना बनाई जा रही है उसके संदर्भ में दिया गया है। ग्रेट निकोबार द्वीप में जिस परियोजना की हम बात कर रहे हैं वो 72,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना मानी जा रही है। और यहाँ पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो मंजूरी दी है वो सैद्धांतिक रूप में है, यानी चरण 1 की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। और यहाँ पर माना यह जा रहा है कि ग्रेट निकोबार द्वीप में 130.75 वर्ग किलोमीटर का जो जंगल का क्षेत्र है उसका एक तरह से डायवर्जन किया जाएगा। मतलब जो जंगल का क्षेत्र है 130.75 वर्ग किलोमीटर का, यहाँ से पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को हटाकर यहाँ पर विकास के जो कार्य हैं वो एक तरह से प्रारंभ किए जाएंगे, जिसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, यानी यहाँ पर प्रमुख रूप से बाहर से आने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा, सामान को अनलोड किया जाएगा, नया सामान लोड किया जाएगा और पुनः जहाज़ों को बाहर भेजा जाएगा। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं माल की ढुलाई और प्रमुख रूप से माल के उतारने के केंद्र के रूप में इस बंदरगाह को विकसित किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पर एक हवाई अड्डा, एक बिजली उत्पादन का संयंत्र और एक ग्रीनफील्ड नया टाउनशिप यहाँ पर बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नवीन रूप में एक नए शहर को, एक टाउनशिप को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। ये पूरी परियोजना आप देखें ग्रेट निकोबार द्वीप में की जा रही है और इसे प्रमुख रूप से क्रियान्वयन करने का जो काम है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम यानी एनेटको के द्वारा संपादित किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि जितना एक तरह से जंगल के क्षेत्र को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा वो ग्रेट निकोबार द्वीप का कुल 15% भाग है, क्योंकि अगर हम ग्रेट निकोबार द्वीप के क्षेत्रफल की बात करें तो यह लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का है। तो अगर हम हाल फिलहाल के समय की बात करें तो इतना बड़ा जंगल का जो क्षेत्र है उसका डाइवर्जन यानी उसका दूसरे रूप में उपयोग करने की स्थितियां भारत में नहीं बनी है। आप आंकड़ा देखें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा एक तरह से प्रयास है। यहाँ पर अगर आंकड़ा आप देखें तो 2018 से 2021 के बीच में भारत में कुल मिलाकर वन का क्षेत्रफल जिसको अन्य उपयोग में लाया गया वो लगभग आपका 554 वर्ग किलोमीटर था। यानी अगर हम इसका 1/4 भाग निकालते हैं तो 554 का अगर हम 1/4 निकाल कर देखते हैं तो ये आंकड़ा निकल के आता है। इसका मतलब है कि जितना हमने जंगल का क्षेत्र 3 सालों में एक तरह से भारत में किसी दूसरे उपयोग में लाया उसका चौथाई केवल एक परियोजना में ग्रेट निकोबार में ही उपयोग किया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम 2015 से 2018 की बात करें तो यहाँ पर माना जा रहा है कि भारत में 203 वर्ग किलोमीटर का जो जंगल का क्षेत्र है उसका एक तरह से भारत में किसी और विकास गतिविधि में उपयोग किया गया था। इसका अगर हम देखें तो वर्तमान जो ग्रेट निकोबार द्वीप का क्षेत्रफल जंगल का आप समाप्त कर रहे हैं उसका 65% है। इसका अर्थ प्रमुख रूप से आप ऐसे समझिए कि 3 साल में मान लीजिए भारत में 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल उपयोग किया जाता है तो ग्रेट निकोबार द्वीप में आप देखें चौथाई यानी 25 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आप उपयोग कर ले रहे हैं। तो 3 साल में जितना जंगल आप समाप्त कर रहे हैं विकास की गतिविधि के लिए उसका चौथाई या 2015 से 18 में आप देखें उसका 65% आप अकेले ग्रेट निकोबार द्वीप की इस परियोजना में ही कर दे रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने विशाल स्तर की ये परियोजना है। अब यहाँ पर जो इसका पर्यावरणविदों के द्वारा विरोध किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम ग्रेट निकोबार द्वीप की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय जंगलों का एक प्रमुख क्षेत्र है भारत में। यहाँ पर वनस्पतियों की लगभग 650 प्रजातियाँ
और अलग अलग जीवों की अगर हम बात करें 330 प्रजातियां हैं, जिसमें प्रमुख रूप से निकोबार श्रू, निकोबार की लंबी पूंछ वाले मैकॉक, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्प ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर और निकोबार मेगापोड, इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थानिक है। मतलब यहाँ के अलावा ये प्रजातियां और कहीं नहीं पाई जाती हैं, तो इनका कहीं ना कहीं विनाश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें, जब भी आप जंगल के किसी एक क्षेत्र को समाप्त करके विकास का कार्य करते हैं, आप उसके बदले कंपनसेशन या मुआवजे के रूप में कहीं और जंगलों का क्षेत्र एक तरह से निर्मित करते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हरियाणा में एक गैर अधिसूचित वन भूमि पर जंगल के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, जितना जंगल की हानि ग्रेट निकोबार की इस परियोजना में होने वाली है। यहाँ पर प्रमुख रूप से विवादित बिंदु यह है कि जैव विविधता की जितनी स्थिति आपको ग्रेट निकोबार द्वीप में मिलेगी, उतनी शायद आप हरियाणा में विकसित न कर पाए। तो ये कह सकते हैं असंतुलन की स्थिति को कहीं ना कहीं बनाएगा। इसी के साथ साथ 13 नवंबर 2000 का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी 2004 को दोहराया था और इसमें स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि किसी भी प्रकार के वन, अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर जो भी आरक्षित क्षेत्र हैं उनको किसी भी तरह से समाप्त करने या उनके नए रूप में उपयोग करने की स्थितियां नहीं होंगी। तो ये जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका कहीं ना कहीं ये जो विकास की परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप में बन रही है, उसका उल्लंघन प्रमुख रूप से दिखता है। क्योंकि आप ध्यान रखें, जब हम ग्रेट निकोबार द्वीप की बात करते हैं तो यह भारत के एक जैव मंडल के रूप में कहीं ना कहीं आरक्षित है। तो ये सारी स्थितियां दर्शाती हैं कि जैव मंडल के रूप में ग्रेट निकोबार की जो स्थिति है, उससे कहीं ना कहीं समझौता किया जा रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का भी एक तरह से उल्लंघन है। तो इसीलिए अभी सैद्धांतिक रूप में इसकी मंजूरी है, आगे चलकर यहाँ पर जो पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है, ये और ज्यादा विवादित स्थिति में जाएगी। आज के अपने अगले आलेख को हम देखते हैं और यहाँ पर केरल सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आईपीसी की धारा 292 अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो अश्लील किताबें, पैम्पलेट, ड्राइंग, पेंटिंग या हम कह सकते हैं जो भी कामों के विवेकपूर्ण हितों के लिए अपील करने वाले जो अलग अलग कह सकते हैं सामग्री होती है, उनके प्रकाशन के संदर्भ में एक तरह से नियमों को यहाँ पर कहीं ना कहीं बताता है। और यही एक तरह से आप कह सकते हैं जो धारा है, उसमें एक तरह से परिवर्तन करके केरल सरकार के द्वारा 292A नाम से एक नया सेक्शन डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो केरल सरकार की प्रमुख रूप से कोशिश ये है कि जो भी एक तरह से कह सकते हैं कोई भी सामग्री प्रकाशित की जा रही है, तो प्रकाशित जो भी सामग्री है उसमें ऐसा कोई भी शब्द उपयोग किया जा रहा है जो कह सकते हैं कि सभ्य समाज में सही नहीं माना जाता है, उसको एक तरह से नियंत्रित करने का एक यहाँ पर प्रयास है। और इस तरह की प्रक्रिया हम देखें तो तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में पहले ही हो चुकी है। तो उसी तरह की प्रक्रिया को यहाँ पर भी करने का प्रयास है। और यहाँ पर नया जो परिवर्तन कानून में किया जा रहा है, उसकी ये भी एक तरह से कोशिश है कि लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में या उसके चरित्र और आचरण के संबंध में किसी भी तरह का अगर कोई आपत्तिजनक मामला प्रकाशित होता है तो उसको भी इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। यानी जो भी सिविल सर्वेंट हैं, उनके काम को लेकर या उनके चरित्र को लेकर किसी भी तरह का या उनके आचरण को लेकर कोई भी ऐसा प्रकाशन किया जाता है जो एक तरह से उनको कहीं ना कहीं उनकी मानहानि करता है या उनके कार्य पर गलत रूप में प्रभाव डालता है, उसको रोकने का प्रयास भी इस कानून के परिवर्तन के माध्यम से केरल सरकार के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर परिवर्तन का उद्देश्य यही है कि जो भी एक तरह से अलग अलग प्रकाशन किए जा रहे हैं, उनमें गलत एक तरह से प्रकाशित जो तथ्य होते हैं या कुछ गलत बातें होती हैं, उनका उपयोग करके किसी व्यक्ति, कोई सिविल सर्वेंट उसको ब्लैकमेल करने जैसी स्थितियां न बने। क्योंकि अगर ऐसा आधार बनाकर कोई प्रकाशन किया जा रहा है तो उसको रोकना कहीं ना कहीं कानून का काम है। तो इस रूप में केरल सरकार के द्वारा ये जो परिवर्तन किया जा रहा है, इसका यही एक उद्देश्य प्रमुख रूप से माना गया है। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं और यहाँ पर हम देखें तो भारत में पहला निजी क्षेत्र की तरफ से विकसित जो रॉकेट है वो एक तरह से लॉन्च के लिए तैयार है। और इसका निर्माण अगर हम देखें तो स्काई रूट एरोस्पेस संस्था के द्वारा किया गया है। उन्होंने अपने मिशन का नाम प्रारंभ रखा है क्योंकि इस तरह का ये पहला मिशन है उनका। भारत में प्रमुख रूप से जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उनमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा 2020 से प्रमुख रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में इन स्पेस का प्रमुख रूप से गठन किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इन स्पेस की बात करें, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको हिंदी में हम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र कहते हैं, और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करता है। इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि अंतरिक्ष की जो आर्थिक स्थितियां हैं वहां पर कार्य करने की, उसको गति प्रदान करें और कोशिश ये करें कि भारत में निजी क्षेत्र के काम करने के लिए जो अंतरिक्ष की पूरी पारिस्थितिकी तंत्र है भारत का, उसमें विकास की स्थितियां आगे बढ़ें। और जो गैर सरकारी उद्यमी हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट एंटरप्राइज,
तो उनमें प्रमुख रूप से अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक उनकी स्थिति मजबूत हो पाए, वो अपने आप को आगे बढ़ा पाए, ये प्रयास प्रमुख रूप से इन स्पेस के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ साथ अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में जो भी अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो के अलग अलग जो लॉन्चिंग स्टेशन है उनका निज क्षेत्र उपयोग कर पाएँ, वह भी इन स्पेस के द्वारा प्रमुख रूप से बढ़ावा दिया जाता है। किसी भी तरह की निजी क्षेत्र के द्वारा मान लीजिए कोई लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट का, जैसे अभी हमने बात करी कि स्काई रूट के द्वारा पहला इस तरह का रॉकेट यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, तो इसकी जो मंजूरी है वो भी अगर हम देखें या इसकी जो क्लियरेंस होती है तकनीकी रूप में, वह प्रमुख रूप से आप देखें तो हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र का जो विनियामक संस्थान है, जो रेगुलेटर है, वो कौन है? इन स्पेस, उसके द्वारा दिया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र अगर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कोई काम करता है तो नियामक संस्था के रूप में प्रमुख रूप से 2020 से गठित जो संस्था इन स्पेस है उसके द्वारा प्रमुख रूप से काम किया जाएगा। आज के अंतिम आलेख को देखते हैं। यहाँ पर यह भी एक महत्वपूर्ण सूचना के रूप में है। यहाँ पर अगर हम CSIR की एक संस्था NGRI की बात करते हैं तो उसके द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम एक तरह से हिमालय के क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है। यानी यहाँ पर हम अर्ली वार्निंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य रहता है कि पूर्वी चेतावनी जो प्रणाली है वो इस रूप में काम करती है कि कोई भी दुर्घटना होने वाली है तो उसकी जो सूचना है वो समय से थोड़ा पहले मिल पाए। जैसे किसी भी तरह की अचानक मान लीजिए बाढ़ आने वाली है, किसी भी तरह की चट्टानों का मान लीजिए कोई भूस्खलन होने वाला है, या अन्य प्रकार के कोई ग्लेशियर मान लीजिए उनमें किसी तरह का विस्फोट होने वाला है या वो टूटकर गिरने वाले हैं, या किसी भी तरह का अगर मान लेते हैं कि कोई हिमस्खलन होने वाला है, एवलांच आने वाला है, तो ये जो सारी स्थितियाँ हैं ये अचानक होती हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है या यहाँ पर मान लीजिए अचानक बाढ़ आ गई बादल फटने से, इसका जो प्रभाव है वो आगे वाले क्षेत्रों में अगर हम देखें तो आने में थोड़ा समय लगता है। तो ये जो समय सीमा है ये एक तरह से बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए बादल फटने की घटना हो रही है तो अगर हम इसकी सूचना बहुत जल्दी दे पाएं तो आगे के क्षेत्रों में जो नुकसान हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं, जान माल की जो हानि हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे प्रमुख रूप से अगर हम देखें 2019 में चमोली में जो बादल फटने की घटना थी उसके माध्यम से आप देखें कुछ नदियों में एक तरह से बाढ़ आई और उससे अलग अलग जो जल विद्युत परियोजना है उनको भी कुछ नुकसान हुआ। तो वो स्थितियां भी रोकी जा सकती हैं अगर हम पूर्व एक तरह से चेतावनी प्रणाली थोड़ा पहले से प्रारंभ कर पाएँ। और इसके लिए आप देखें अलग अलग तरह के जो तंत्र हैं वो NGRI यानी राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे हिमालय के क्षेत्रों में। या अलग अलग जो हिमालय राज्य अगर हम उनकी बात करें, यहाँ पर NGRI के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी एक तरह से हमारे नए उपकरण लगाए जा रहे हैं उसके माध्यम से हमारी कोशिश ये है कि 10 गुना अगर मान लीजिए तीव्रता कम भी है दुर्घटना की तो उसका भी अनुमान लगाया जा सके, जिससे कि उससे होने वाली जान माल की हानि को रोका जा सके। आपदा प्रबंधन में प्रमुख रूप से आप देखें यह जो हमारा पूर्व चेतावनी प्रणाली का तंत्र है जो NGRI हिमालय के राज्यों में लगाएगा, ये काफ़ी हद तक सहायता कर सकता है, क्योंकि जितनी जल्दी हमें सूचना दुर्घटना की मिलती है हम उतनी ही जल्दी एक तरह से आपदा प्रबंधन की स्थितियों में जा सकते हैं, या जो भी एक तरह से राहत और पुनर्वास की स्थितियां हैं उनके कार्यक्रम को तेजी से हम प्रारंभ कर सकते हैं। आज की अपनी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, आम सहमति के बिना आतंकवाद के विरुद्ध विश्व की लड़ाई किसी भी अंतिम लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हो सकती है। उपरोक्त कथन की समीक्षा करें। 15 अंक 250 शब्दों की सीमा में आपको उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, आम सहमति की आवश्यकता वैश्विक आतंकवाद की समाप्ति के लिए। आपको प्रमुख रूप से भूमिका में ये बताना है कि आम सहमति की आवश्यकता वैश्विक आतंकवाद को रोकने के लिए किस रूप में आवश्यक है। मुख्य भाग में आम सहमति नहीं होने के प्रमुख कारण जो हमने चर्चा करी वो आप बताएंगे। आम सहमति नहीं होने से समस्या क्या है? समस्या ये आप बता सकते हैं, एक आतंकवादी घटना को किसी देश ने आतंकवादी घटना माना, दूसरे ने नहीं माना, तो आतंकवादी घटनाओं को रोकने को लेकर स्थितियां कहीं ना कहीं असमंजस में आ जाती हैं। नवीन तकनीक के दौर में आम सहमति आवश्यक है, अन्यथा तकनीक के उपयोग से जो भी आतंकवादी घटनाएं उनको रोकना संभव नहीं होगा। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि भविष्य के आतंकवादी कृत्य अधिक से अधिक घातक होते जाएंगे। उन्हें अंजाम देने के लिए कम लोगों की आवश्यकता होगी और उनके प्रायोजकों के पास अधिक से अधिक गुमनामी यानी अपने आप को एक तरह से अनजान रखते हुए तकनीक का उपयोग करके आसानी से वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए आम सहमति के माध्यम से आतंकवाद को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरे मुख्य परीक्षा के प्रश्न को देखते हैं। किशोरों के बीच संबंधों की स्थिति के लिए आयु सीमा का निर्धारण वर्तमान नवीन स्थितियों के प्रकाश में करने की आवश्यकता है। विश्लेषण करें।
10 अंकों का प्रश्न, 150 शब्दों के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका, वर्तमान में कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय का संदर्भ बताएं। जहां पर आयु सीमा में परिवर्तन के संदर्भ में कर्नाटक हाईकोर्ट की एक जो बेंच है धारवाड़ की, उसका एक निर्णय आया है, वो आप यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। मुख्य भूमिका में आईपीसी की धारा 366, पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 का गलत उपयोग कैसे होता है वो आप बताएं। किशोर के निर्णय लेने की स्थिति पर प्रतिबंध लग जाएंगे अगर एक तरह से हम आयु सीमा की स्थितियों को, अगर हम संबंधों की बात करें, उसको लेकर नए रूप में नहीं बनाते हैं। आयु सीमा का परिवर्तन किशोरों के अधिकार को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि विवाह करने की जो आयु सीमा है और एक तरह से आपसी संबंध को लेकर जो आयु सीमा है, उसका एक अंतर अगर बनता है तो ये किशोरों के अधिकारों की स्थिति को कहीं ना कहीं बेहतर रूप में सुरक्षित करेगा। निष्कर्ष, संसदीय समिति की अगर हम बात करें, जो बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पर विचार कर रही है, वो शादी की एक तरह से आयु सीमा को बढ़ाने पर बात कर रही है महिलाओं के लिए, यानी 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष। अगर ऐसी स्थिति होती है तो महिलाओं को अगर हम देखें तो पारिवारिक और सामाजिक दबाव में एक तरह से उनके जो आत्मनिर्णय है, जैसे अगर हम विवाह के संदर्भ में निर्णय की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव उन पर बढ़ेगा और उनके स्वयं के निर्णय कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे इससे। तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी किसी भी तरह का भविष्य में हम विवाह की आयु को लेकर परिवर्तन, जो आयु सीमा है, उसको लेकर करने का प्रयास करते हैं। यह हमारा 9 नवंबर 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।